स्नैजी सर्जन की पेशकश बेली एंड लव से जुड़ी चर्चा के एक और सत्र में आपका स्वागत है। आज हम ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन पर बात करेंगे, खास तौर पर इसके विकल्प क्या हैं और टाइमिंग मतलब सही समय क्या है। तत्काल बनाम विलंबित पुनर्निर्माण ये एक अहम सवाल रहता है और अलग-अलग सर्जिकल सिचुएशंस में कौन सी तकनीकें हैं उस पर भी गौर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं तत्काल और विलंबित रिकंस्ट्रक्शन से। तत्काल का एक बड़ा फायदा तो है मनोवैज्ञानिक। मरीज जब सर्जरी के बाद जागते हैं तो ब्रेस्ट माउंट मौजूद होता है। जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और तत्काल रिकंस्ट्रक्शन के लिए हमारे पास कई तरीके हैं, जैसे कि सिलिकॉन जेल इम्प्लांट्स हैं। अब इनको पेक्टोरल मसल के ऊपर यानी प्री पेक्टोरल या फिर नीचे सब पेक्टोरल रखा जा सकता है। और दूसरा विकल्प है ऑटोलोगस टिश्यू फ्लैप्स, मतलब मरीज के अपने शरीर का टिश्यू इस्तेमाल करना। इसमें लेटिसिमस डॉर्सी या एलडी फ्लैप है, ट्रैम फ्लैप है, एंटेरोलेटरल थाई या एएलटी फ्लैप और आजकल डीआईपी फ्लैप काफ़ी चल रहा है। हाँ, आपने डीआईपी फ्लैप का जिक्र किया। ये यूके वगैरह में तो काफ़ी आम हो गया है, सुना है। इसमें पेट की त्वचा और फैट यूज़ करते हैं ना? जी, डीआईपी फ्लैप पेट से ही लिया जाता है। इसका बड़ा फायदा ये है कि ये पेट की जो रेक्टस मसल है उसे बचाता है, तो पेट की दीवार की कमजोरी का खतरा कम रहता है और नतीजे भी काफ़ी नेचुरल लगते हैं। अच्छा। लेकिन हाँ, ये थोड़ी तकनीकी रूप से मुश्किल प्रक्रिया है। इसके लिए माइक्रोवैस्कुलर सर्जरी में एक्सपर्टीज चाहिए। वो बारीक नसें माइक्रोस्कोप में जोड़नी पड़ती हैं। ऑपरेशन में भी मान के चलिए करीब 4 घंटे या ज़्यादा लग सकते हैं और हर सेंटर पर ये होता भी नहीं। तो मतलब सर्जन का अनुभव और हॉस्पिटल की फैसिलिटीज भी मायने रखती हैं। अच्छा, दूसरी तरफ कुछ मरीज विलंबित रिकंस्ट्रक्शन चुनते हैं, वो क्यों? हाँ, कई बार मरीज या सर्जन भी वो डिलेड रिकंस्ट्रक्शन का फैसला करते हैं। ये आमतौर पर जैसे कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी जैसा सहायक उपचार पूरा होने के बाद होता है, करीब 6 से 12 महीने बाद। इससे एक तो मरीज को सोचने समझने का, फैसला लेने का ज़्यादा वक्त मिल जाता है और साथ ही पहले कैंसर के इलाज पर पूरा फोकस रहता है, खासकर अगर रिकंस्ट्रक्शन से उस इलाज में कोई रुकावट आने का अंदेशा हो। ठीक है, ये तो हुई मास्टेक्टोमी के बाद लेकिन अगर ब्रेस्ट कंजर्वेशन थेरेपी मतलब बीसीटी हुई हो, जिसमें ब्रेस्ट को बचाते हुए ट्यूमर निकाला गया है, तब क्या विकल्प हैं? क्योंकि उसमें भी तो डिफेक्ट रह सकता है। हाँ, बीसीटी के बाद अगर लगता है कि कॉस्मेटिक डिफेक्ट रह जाएगा तो ऑन्कोप्लास्टिक तकनीकें बहुत काम आती हैं। इनको हम मोटा-मोटा 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक है वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट और दूसरी वॉल्यूम रिप्लेसमेंट। वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट में क्या करते हैं कि जो बची हुई ब्रेस्ट टिश्यू है ना, उसी को रीशेप करके या घुमाकर डिफेक्ट को भर देते हैं। ये छोटे या मीडियम साइज के डिफेक्ट्स के लिए अच्छा है। और वॉल्यूम रिप्लेसमेंट? वॉल्यूम रिप्लेसमेंट तब करते हैं जब निकाला गया वॉल्यूम ज़्यादा हो और लोकल टिश्यू काफ़ी ना हो, तो इसमें हम कहीं और से टिश्यू लाते हैं, जैसे ऑटोलॉगस फैट ग्राफ्टिंग कर सकते हैं या फिर अलग-अलग तरह के फ्लैप्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे एलडी फ्लैप हो गया या पेट या जांग से लिए गए परफोरेटर फ्लैप्स। ये स्किन, मसल, फेशिया या इनका कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। बेसिकली जो टिश्यू निकाला है उसकी जगह लेते हैं। अच्छा, अब वापस मास्टेक्टोमी पर आते हैं। इम्प्लांट्स के अलावा ऑटोलॉगस में आपने पेट वाले फ्लैप्स, डीआईपी, ट्रैम और एलडी फ्लैप का जिक्र किया। इनके अलावा भी कोई मुख्य स्रोत हैं क्या? जी, पेट और पीठ मतलब एलडी, ये तो सबसे कॉमन डोनर साइट्स हैं, पर इनके अलावा ग्लूटियल फ्लैप्स यानी कूल्हे से या फिर थाई फ्लैप्स जैसे टीयूजी या पीएपी फ्लैप, ये भी विकल्प है। हालांकि ये थोड़े कम इस्तेमाल होते हैं और कभी-कभी ऐसा भी होता है, खासकर पतले मरीजों में या जहां ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए, कि हम इम्प्लांट और ऑटोलॉगस टिश्यू दोनों को मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। इसे कंबाइंड रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं, जैसे एलडी फ्लैप के साथ इम्प्लांट लगा दिया। रिकंस्ट्रक्शन की प्लानिंग में 2 और बहुत जरूरी बातें हैं, एक रेडियोथेरेपी और दूसरी सिमेट्री यानी दोनों ब्रेस्ट्स का एक जैसा दिखना। रेडियोथेरेपी का क्या असर पड़ता है? हाँ, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। देखिए, अगर मैस्टेक्टमी के बाद रेडियोथेरेपी होनी है तो इम्प्लांट बेस्ड रिकंस्ट्रक्शन में कॉम्प्लिकेशंस का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है, खासतौर पर कैप्सूलर कॉन्ट्रैक्चर का रिस्क। मतलब इम्प्लांट के चारों ओर सख्त स्कार टिश्यू बन जाता है, जिससे ब्रेस्ट सख्त हो सकती है, शेप बिगड़ सकती है, दर्द हो सकता है, और ये सिलिकॉन इम्प्लांट्स के साथ ज़्यादा देखा गया है।
इसलिए अगर रेडियोथेरेपी होनी ही है तो कई सर्जन और मरीज ऑटोलॉगस रिकंस्ट्रक्शन को प्रेफर करते हैं, क्योंकि अपने टिश्यू पर रेडिएशन का असर उतना बुरा नहीं होता। या फिर एक विकल्प ये है कि रिकंस्ट्रक्शन को रेडियोथेरेपी खत्म होने तक टाल दिया जाए। समझ गया। और सिमेट्री हासिल करना वो कितना मुश्किल हो सकता है? सिमेट्री, हाँ, मतलब दोनों ब्रेस्ट का साइज, शेप, पोजीशन में मेल खाना, ये रिकंस्ट्रक्शन का एक बड़ा गोल तो है, पर इसे पाना हमेशा आसान नहीं होता। अक्सर ऐसा होता है कि जो रिकंस्ट्रक्टेड ब्रेस्ट है उसे दूसरी नेचुरल ब्रेस्ट से मिलाने के लिए उस पर भी सर्जरी करनी पड़ती है। इसमें रिडक्शन मैमोप्लास्टी हो सकती है, मतलब ब्रेस्ट छोटी करना, या ऑग्यूमेंटेशन यानी बड़ी करना, या फिर मैस्टोपेक्सी जिसे लिफ्ट कहते हैं। मरीजों को ये समझाना बहुत जरूरी है कि एकदम परफेक्ट सिमेट्री शायद न मिले और बेस्ट रिजल्ट के लिए कई बार मल्टीपल स्टेज में सर्जरी या टचअप प्रोसीजर करने पड़ सकते हैं। तो यथार्थवादी उम्मीदें रखना बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल। मरीज की काउंसलिंग और उनकी उम्मीदों को सही से समझना ये पूरी प्रक्रिया का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। और ये जानना कि इतने सारे विकल्प हैं और हर एक के अपने फायदे नुकसान हैं, इससे मरीज और सर्जन दोनों के लिए सही फैसला लेना आसान हो जाता है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। हमारी चर्चा सुनने के लिए धन्यवाद। अगले सत्र में फिर मिलेंगे।